Hello everyone, in today's video we are going to discuss all the questions from breathing and exchange of gases from NEET 2016 in both phase 1 and phase 2. So let's start. First question. Lungs do not collapse between breaths and some air always remain in the lungs which can never be expelled out. मतलब हमारे लंग्स में हम कितना भी फोर्सफुली एक्सपायरेशन करें पर फिर भी हमारा लंग्स कोलैप्स नहीं करता और कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर हमेशा हमारे लंग्स में प्रेजेंट रहता है. क्यों? बिकॉज First, there is a negative pressure in the lungs. Second, there is a negative intrapleural pressure pulling at the lungs wall. Third, there is a positive intrapleural pressure. And next, pressure in the lungs is higher than that of the atmospheric pressure. तो सबसे पहले ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है. कभी भी लंग्स में एटमॉस्फेयर से ज़्यादा प्रेशर नहीं हो सकता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन. तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया. नेक्स्ट, देयर इज ए पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर. अब लंग्स में जो भी प्रेशर होता है वो नेगेटिव होता है. नेगेटिव प्रेशर मीन्स सक्शन प्रेशर. नेगेटिव प्रेशर इज सक्शन प्रेशर. तो लंग्स में जब भी हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर कम होता है जिसके कारण हम उसे नेगेटिव प्रेशर बोलते हैं. तो पॉजिटिव प्रेशर तो हो नहीं सकता. नेक्स्ट, देयर इज अ नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वॉल. तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है. नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर. नाउ इंट्राप्लूरल प्रेशर इज द प्रेशर विद इन द प्लूरल कैविटी. तो इंट्राप्लूरल प्रेशर नेगेटिव होता है. सो नेगेटिव प्रेशर मीन्स लेस प्रेशर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये स्टेटमेंट सही है. हमारे लंग्स में नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है जो लंग्स के वाल को हमेशा पुल करता है. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. एंड द फाइनल ऑप्शन इज देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स. ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, पर नीट पे हमेशा तुमको मोर करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है. तो देखो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, पर यहाँ पे ये डिस्क्राइब ज़्यादा किया है कि नेगेटिव प्रेशर तो है लंग्स में बट वो नेगेटिव प्रेशर इंट्राप्लूरल प्रेशर है. सो दिस ऑप्शन इज मोर एप्रोप्रिएट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. Next question. The partial pressure of oxygen in the alveoli of lungs. First, equal to that in the blood, more than that in the blood, less than that in the blood, finally less than that of carbon dioxide. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एनसीईआरटी में दिया गया एक डायग्राम देख लेते हैं. ये रहा वो डायग्राम. क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वेलाई. तो एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104 mmHg है. अब सारे ऑप्शन को एक एक करके फिल्टर आउट कर लेते हैं. फर्स्ट, इक्वल टू दैट ऑफ द ब्लड. अब ब्लड में ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mmHg है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 mmHg है. और यहाँ पे बोल रहा है इक्वल टू दैट ऑफ ब्लड. तो इक्वल तो वो कहीं भी नहीं हो रहा, ना ही ऑक्सीजनेटेड में ना ही डीऑक्सीजनेटेड में. तो ये ऑप्शन रॉन्ग है. नेक्स्ट, मोर देन दैट इन द ब्लड. तो हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है. एल्वेलाई में 104 mmHg है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mmHg है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 mmHg है. चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड हो, किसी भी कंडीशन में ब्लड से ज़्यादा प्रेशर एल्वेलाई में होता है ऑक्सीजन का. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया. नेक्स्ट, लेस देन दैट इन द ब्लड. लेस तो है ही नहीं कहीं पे. एंड फाइनल ऑप्शन, लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो एल्वेलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है, पार्शियल प्रेशर है 40 mmHg और ऑक्सीजन का है 104 mmHg. तो वो लेस कैसे हुआ? लेस तो हो नहीं सकता. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है. सो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द क्रॉनिक डिसऑर्डर मेनली कॉज्ड बाय सिगरेट स्मोकिंग. सो एनसीईआरटी में क्लियरली दिया गया है दैट एम्फाइसेमा इज द डिसऑर्डर ऑफ लंग्स विच इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सिगरेट स्मोकिंग. इसमें लंग्स का एल्वेलाई डैमेज होता है जिसके कारण रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है. सो एज इट इज एनसीईआरटी का लाइन से क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुआ है. कभी वो सिम्टम दे के डिजीज पूछ लेता है, कभी डिजीज दे के उसका सिम्टम पूछ लेता है. सो एम्फाइसेमा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिडक्शन इन द pH of blood will decrease the affinity of hemoglobin with oxygen, release bicarbonate ion by the liver, reduce the rate of heartbeat, reduce the blood supply of the brain. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है उस कंसेप्ट को तुम अप्लाई करके देखो. रिडक्शन इन द pH ऑफ ब्लड. नाउ pH, अगर pH को हम डिक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा. केमिस्ट्री में तुम पढ़े होगे दैट एसिड्स का pH सबसे लो होता है. क्यों? क्योंकि उसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन हाईएस्ट होता है. सो इतना तो हमको समझ में आ गया दैट pH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन. तो अगर pH ब्लड का रिड्यूस होता है तो H+ कंसंट्रेशन बढ़ेगा. अगर H+ कंसंट्रेशन बढ़ा मीन्स एसिडिक नेचर बढ़ा. सो ये सब कुछ आपस में रिलेटेड है. pH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू H+ एंड H+ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर. अब अगर H+ का कंसंट्रेशन बढ़ा तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में तुम्हें बताया था दैट अगर H+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है. ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन हाई होना चाहिए था जो कि था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. इसके अलावा सारे टर्म्स कम होने चाहिए जैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, H+ कंसंट्रेशन. ये सारे फैक्टर्स जब लो होंगे तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा और अगर ये तीनों फैक्टर हाई हो गए और ये लो हो गया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा. अब देखो pH ब्लड का कम हुआ, pH कम हुआ तो H+ बढ़ा. अब अगर H+ बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो PCO2 बढ़ेगा तो PO2 कम होगा और अगर PO2 कम हुआ हो गया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा. सो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन विच इज द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. नेक्स्ट ऑप्शन, रिलीज बाइकार्बोनेट आयन बाय द लिवर. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट. हार्ट बीट को pH से कुछ भी लेना देना नहीं होता. ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन. ऐसा भी नहीं होता. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. इसमें तुमको मेन ये कंसेप्ट याद रखना था दैट pH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू H+ कंसंट्रेशन और H+ टेम्परेचर PCO2 जब भी बढ़ेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. एस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड ड्यू टू. सो एस्थमा का हमें यहाँ पे सिम्टम पूछा जा रहा है. फर्स्ट, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ट्रैकिया.
Second, accumulation of fluid in the lungs. Third, bacterial infection of the lungs. And fourth, allergic reaction of the mast cell in the lungs. So the correct answer is option D, that is allergic reaction of the mast cell in the lungs. So अस्थमा मेनली एक एलर्जिक डिजीज होता है. इसमें क्या होता है, मान लो ये ट्रैकिया है और इधर ब्रोंकी है और इसके डिवीजन में ब्रोंकियोल्स है. सो एस्थमा एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हमारे ब्रोंकियोल्स के आसपास एक एलर्जिक रिएक्शन होता है, जिसमें जो टिश्यू सराउंड कर रहे हैं ब्रोंकियोल्स को, उसमें स्वेलिंग आ जाता है. अब अगर मान लो ये ब्रोंकियोल्स है और इसके किनारे वाला ये टिश्यू है और इसमें स्वेलिंग आ गया, तो ऑब्वियसली ये इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, ऐसे इसका डायमीटर नैरो हो जाएगा. इसका डायमीटर नैरो हुआ तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि हमारा यही तो रेस्पिरेटरी ट्रैक है. इसके नेक्स्ट में जाके एल्विलाई होता है, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स एंड एल्विलाई. जो ब्रोंकियोल्स है उसके नेबरिंग टिश्यू में इन्फ्लेमेशन आ गया, जिसके कारण वो ब्रोंकियोल्स का डक्ट को सप्रेस किया, जिससे उसका डायमीटर लो हो गया. तो गैस के ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पे पैसेज कम हो गया, तो हमें डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में, और ये एक एलर्जिक कंडीशन होता है. आंसर इज एस्थमा इज ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन इन द मास्ट सेल ऑफ द लंग्स. ये ऑप्शन बोल रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स, तो ऐसा नहीं होता, ये निमोनिया का सिम्टम है. लंग्स में फ्लूइड फिल्ड स्पेस का पाया जाना निमोनिया का सिम्टम है, एस्थमा का नहीं है. बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत सारे डिजीज में होता है पर वो एस्थमा में तो नहीं होता, सो ये ऑप्शन पे इनकरेक्ट है. एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द ट्रैकिया, इन्फ्लेमेशन तो होता है एस्थमा में, बट ट्रैकिया का नहीं, ब्रोंकियोल्स का होता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. सो नीट 2016 में इस चैप्टर से ये 6 क्वेश्चन आए थे फेज़ 1 और फेज़ 2 में. मिलते हैं फर्दर वीडियोज़ में और भी क्वेश्चंस के साथ. थैंक यू सो मच.